गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 23 रह गया था हमारा। बॉन्ड वैल्यूएशन एंड यील्ड टू मैच्योरिटी। ये थोड़ी सी डिफरेंट नेचर का क्वेश्चन है बट बहुत इजी है। कहते हैं मार्क गोल्डस्मिथ्स ब्रोकर हैज शोन हिम टू बॉन्ड्स। मार्क गोल्डस्मिथ एक पर्सन है जिसके ब्रोकर ने उसको दो बॉन्ड्स दिखाए हैं। ब्रोकर बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जो कि सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। बायर और सेलर को जो मिलवाता है पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, इंटरमीडिएट पार्टी होती है, उसको हम ब्रोकर कहते हैं। तो गोल्डस्मिथ के ब्रोकर ने उसको जो है दो बॉन्ड्स दिखाए हैं। दोनों की जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स है। दोनों की पार वैल्यू सेम है। दोनों का यील्ड टू मैच्योरिटी मींस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी सेम है। जो डिफरेंस है वो क्या है दोनों में? बॉन्ड ए हैज़ अ कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पेड एनुअली। बॉन्ड बी हैज़ अ कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% पेड एनुअली। मींस दोनों की बाकी सब चीज़ें सेम है, डिफरेंस कहाँ पर है? कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जो उनको एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स रिसीव होनी है, जस्ट वो दोनों की डिफरेंट है। कहते हैं कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस फॉर ईच ऑफ द बॉन्ड। आप सिंपल जो हमारा फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला इस चैप्टर का, जो कि आप यूज़ करते हो किसी भी बॉन्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, वही उसकी सेलिंग प्राइस होती है ना। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्यूचर कैश फ्लोज की आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम बॉन्ड ए की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स जो कि आपकी 1000 की होंगी, 6% 60 बन जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी आप यहाँ पर यूज़ करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना यूज़ करोगे? उसने कहा है कि यील्ड टू मैच्योरिटी दोनों का सेम है, 12% होगा, 12%। और जो आपका टाइम पीरियड है उसने दोनों का बता दिया है कितना है, 5 ईयर्स। तो आपने ये लिख लिए, ठीक है, ये 12 हो गया। प्लस कर देंगे आप उसकी मैच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और वही है 5 ईयर्स है और 12% है। आप इससे वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उससे मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं। बॉन्ड ए की वैल्यू मेरे पास जो सेलिंग प्राइस आएगी वो इतनी होगी। बॉन्ड बी की आपकी उसी फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करने के बाद वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। तो इससे आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या कहता है? मार्क हैज़ $20,000 टू इन्वेस्ट। उसके पास जितने पैसे हैं वो 20,000 हैं। कहता है जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसेस ऑफ द बॉन्ड्स, हाउ मैनी ऑफ आइदर वन कुड मार्क परचेज इफ ही वर टू चूज इट ओवर द अदर। अगर दोनों में से वो कोई एक बॉन्ड चूज करे तो कितने कितने बॉन्ड होंगे जो कि वो परचेज कर सकता है, ठीक है। ब्रैकेट में उसने मेंशन किया है कि मार्क कैन नॉट रियली परचेज अ फ्रिक्शन ऑफ द बॉन्ड। आपको पता है कि जहाँ तो आप एक बॉन्ड परचेज कर सकते हो या दो या तीन, फ्रिक्शन में तो ना परचेज कर सकते, 1.5 बॉन्ड या फिर 2.5 बॉन्ड्स आप परचेज नहीं कर सकते फ्रिक्शन में। लेकिन इस क्वेश्चन में आप यही कंसिडर करो कि वो परचेज कर सकता है, ये प्रिटेंड कर लें आप कि वो फ्रिक्शन वाले भी बॉन्ड परचेज कर सकता है, ठीक है। तो आपने सिंपल ये इस वाली रिक्वायरमेंट में देखना क्या है, उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए टोटल 20,000 है, तो वो दोनों में से कौन से बॉन्ड कितने कितने परचेज कर सकता है। तो जब मैंने आपको इस चैप्टर की बिल्कुल सबसे पहली वाली इलस्ट्रेशन करवाई थी, मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी चीज़ की जब देखते हो कि मेरे पास इतनी अमाउंट है, तो मैं एक चीज़ कितनी ले सकता हूँ, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो? आपको याद होगा कैंडीज़ वाली एग्जांपल थी शायद। 100 मेरे पास पैसे थे और मेरे पास जो है एक कैंडी की प्राइस 25 थी। तो जो है मैंने देखा कि मैं 40 कैंडीज़ परचेज़ कर सकती थी, ठीक है। ये मैं आपको आपकी प्रीवियस एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ तो आपको रिमाइंड करवाने के लिए। मीन्स मेरे पास आज $100 है, उससे मैं कितनी कैंडीज़ परचेज़ कर सकती हूँ? अगर एक कैंडी की प्राइस जो है वो $25 हो, तो उस केस में मैं 4 कैंडीज़ परचेज़ कर सकती थी, ठीक है। उसी तरह से हम उसी फ़ॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बॉन्ड ए की जो मेरे पास प्राइस आई थी वो इतनी थी। एक बॉन्ड अगर मैंने बॉन्ड ए एक परचेज़ करना है तो उसकी प्राइस 783.7 है। आज जो गोल्डस्मिथ है उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है? $20,000, ठीक है। वो उसको 1 प्राइस बॉन्ड से डिवाइड कर देगा, एक बॉन्ड की प्राइस से, तो उसके पास वो उतने बॉन्ड आ जाएंगे जितने वो बॉन्ड ए परचेज कर सकता है। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 25.5। मीन्स अगर वो अपने 20,000 सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ए को परचेज करने में यूज करता है तो वो 25.5 बॉन्ड्स परचेज कर सकता है, ठीक है। अगर बॉन्ड बी की बात की जाए तो एक बॉन्ड बी की प्राइस जो है वो डॉलर हमारे पास है 1072.08। तो इससे वो कितने बॉन्ड परचेज कर सकता है? पैसे उसके पास कितने हैं आज? 20,000। 20,000 को डिवाइड कर देंगे हम बॉन्ड बी के वन प्राइस के साथ, वन बॉन्ड की प्राइस के साथ, आपके पास आ जाएंगी
18.6 मीन्स अगर वो अपने 20,000 बॉन्ड बी को परचेज करने में यूज कर सकता है तो वो कितने बॉन्ड परचेज करेगा? 18.6। ठीक है, इससे हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2 भी सॉल्व हो गई। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में बेसिकली उसने पूछा ये था कि अगर 20,000 उसके पास हो तो दोनों में से वो अगर कोई एक बॉन्ड चूज करे तो वो कितने बॉन्ड परचेज कर सकता है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि बॉन्ड ए अगर वो चूज करता है तो 20,000 से वो 25 बॉन्ड परचेज कर सकता है, और अगर वो बॉन्ड बी चूज करता है तो फिर वो 18.6 बॉन्ड चूज करेगा, परचेज कर सकता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर सी में कहता है कैलकुलेट द ईयरली इंटरेस्ट इनकम ऑफ ईच बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कूपन रेट एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट मार्क कुड बाय विद हिज 20,000। मीन्स जो उसको गिवन अमाउंट दी हुई है 20,000, जो उसके पास अभी अमाउंट है, वो कहता है कि उस 20,000 को अगर वो किसी एक बॉन्ड को चूज करता है और उसको उतने बॉन्ड वो परचेज कर लेता है तो उसको ईयरली इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी। ठीक है, तो वो हम सिंपल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे उसने न्यूमेरिकल में आपको बताया है रिक्वायरमेंट में कि आप कॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट और जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप परचेज कर सकते हैं अपनी 20,000 से, उसको जो है वो मद्देनजर रखते हुए फिर कैलकुलेट करें कि ईयरली उसकी इंटरेस्ट इनकम कितनी हो सकती है। ठीक है, तो वो हम सिंपल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? चूंकि अगर हम बॉन्ड ए की बात करें और अगर आप अपना 20,000 जो है वो सिर्फ बॉन्ड ए को परचेज करने में यूज करो तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड आप परचेज कर सकते थे? 25.5। ठीक है, उसके अलावा अगर हम ईयरली इंटरेस्ट इनकम की बात करें, बॉन्ड ए का कॉपन जो है वो 6% है, उसकी पार वैल्यू जो है वो 1,000 है। 6% अगर हम लें तो एनुअल जो आई आया था आपका ए के लिए, बॉन्ड ए के लिए, वो कितना था? $60। मीन्स अगर मैं एक बॉन्ड ए परचेज करती हूँ तो मुझे ईयरली इतनी अमाउंट रिसीव होगी। अगर मैं अपना 20,000 जो है वो सिर्फ बॉन्ड ए में ही इन्वेस्ट कर देती हूँ तो मैं टोटल बॉन्ड्स कितने परचेज करूंगी? 25.5। उस हिसाब से मेरी ईयरली इनकम कितनी बनेगी? मैं एक बॉन्ड का अगर 60 रुपीज़ मुझे रिसीव हो रहा है तो 25 बॉन्ड का कितना रिसीव होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास अमाउंट आई है वो है $1,530। ठीक है, मीन्स अगर मार्क गोल्डस्मिथ अपने 20,000 सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ए को परचेज करने में यूज करता है तो वो 25.5 बॉन्ड्स परचेज कर सकता है। बॉन्ड ए पे ईयरली इंटरेस्ट इनकम जो एक बॉन्ड पर रिसीव हो रही है वो 60 है, 25.5 बॉन्ड पर कितनी होगी? इतनी इनकम होगी। ठीक है, तो ये उसने आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला था। आप बॉन्ड बी का खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। बॉन्ड बी का जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा $2,604। मीन्स अगर आप बॉन्ड बी को चूज करते हो और अपना 20,000 उस पर इन्वेस्ट करते हो तो आपकी ईयरली इनकम जो है वो $2,604 हो जाएगी। ये कैलकुलेट करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर डी कहते हैं अज्यूम दैट मार्क विल री इन्वेस्ट द इंटरेस्ट पेमेंट एज दे आर पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जो इंटरेस्ट इनकम उसको दोनों बॉन्ड पे एनुअली रिसीव होनी है, अगर वो उनको विड्रॉ करने की बजाय उसी में इन्वेस्ट करता जाए, एक्यूमुलेट करता जाए, एंड दैट हिज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द री इन्वेस्टमेंट इज ओनली 10%। जो उसको ईयरली इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है उन इंटरेस्ट इनकम पर उसको 10% रिटर्न इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो। फॉर ईच बॉन्ड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल पेमेंट प्लस द वैल्यू ऑफ मार्क्स री इन्वेस्टमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल, 5वें साल के एंड पर ये बताएं कि उसका अकाउंट कितना हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। अगर हम सिर्फ एक बॉन्ड की बात करें, मैंने अपना 20,000 अगर एक बॉन्ड ए को परचेज करने में यूज कर लिया था। अब ये रिक्वायरमेंट नंबर डी में पता है क्या कह रहा है कि अगर मैं उस बॉन्ड के ऊपर जो मुझे एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स रिसीव होनी है, अगर मैं उनको निकलवाने की बजाय, विड्रॉ करने की बजाय उसी में एक्यूमुलेट करती जाऊं तो मुझे 5 साल बाद कितनी अमाउंट रिसीव होगी। वैसे तो हम कहते हैं ना कि हर साल 60,000 जो है हर साल एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स रिसीव होंगी और एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी मुझे जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो मिल जाती है, जो कि कितनी होती है? 1,000। ऐसा ही है ना? हम जो है फिर वो आज के दिन में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। अब इस वाले क्वेश्चन में वो आपको ये कह रहा है कि 5 साल बाद जब आपके उस अकाउंट को अक्यूमुलेट किया जाएगा जिसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स आप निकलवाते नहीं है, उसकी कितनी अमाउंट बनेगी। तो सिंपल हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बॉन्ड ए के लिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। देखें, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स के पीछे मैंने आपको बताया था
पार वैल्यू उसकी 1000 है, उसके ऊपर हमने 6% जो है वो इंटरेस्ट रिसीव करना है। तो ईयरली जो उसको इंटरेस्ट रिसीव होना है वो $60 है। ठीक है, कितने साल तक रिसीव होता रहना है, एंड उसके 5 ईयर्स है। ठीक है, जब मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर करवाया था और मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपकी मिक्स स्ट्रीम हो और मिक्स स्ट्रीम ने जब आपने फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है तो जो आपके नंबर होते हैं, एन जो होता है आपका, वो चेंज हो जाता है। चेंज क्यों होता है मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर टाइम जो इसमें मैंने आपको टाइमलाइन बनाकर दिखाया था कि ये एक टाइमलाइन है आपके पास जिसमें आपके रफ सी टाइमलाइन है, 5 सालों का टाइम पीरियड है ना, कि 5 साल तक आपने उस अमाउंट को, कहता है कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट निकलवाए ना, आप अक्यूमुलेट करते रहें। ईयर 1 के एंड पर भी मुझे $60 डॉलर्स रिसीव होने हैं, 2 के एंड पे भी, 3 के एंड पे भी, 4 के एंड पे भी, और 5th के एंड पे 60 भी रिसीव होने हैं। और जो आपने मैच्योरिटी वैल्यू जो होती है बॉन्ड की वो भी तो रिसीव करनी है ना, तो 5th ईयर के एंड पे आपको ये भी रिसीव होना है। अब हमने क्या करना है, वो कहता है कि अगर ये 60 आप विड्रॉ करने की बजाय जमा करते जाएं तो आपकी 5वें साल के एंड पे क्या वैल्यू होगी। तो उसके लिए हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे। मिक्स स्ट्रीम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका लास्ट पे 1000 भी आता है। ठीक है, लास्ट वाली आपकी जो अमाउंट रिसीव होनी है वो डिफरेंट है। अब हमने अगर कंपाउंडिंग करनी है तो जो ये वाली अमाउंट है पहले साल की, उसने एक्यूमुलेट कब तक होना है, यहाँ तक। तो अगर हम ईयर्स कैलकुलेट करें तो यहाँ से लेकर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, मींस जो आपकी ईयर 1 के एंड पर आपको एनुअल पेमेंट रिसीव होनी है, ये वाली, उसने कितनी देर तक कंपाउंड होना है, फॉर 4। इस वाली अमाउंट ने कितने के लिए कैलकुलेट होना है, 3, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ 1, ये वाला 2 और ये 3। इस वाली अमाउंट ने कितने ईयर्स के लिए कंपाउंड होना है, 2 ईयर्स के लिए। इस वाली अमाउंट ने कितने ईयर्स के लिए कंपाउंड होना है, 1 ईयर्स के लिए। और इस अमाउंट ने 0 ईयर्स के लिए कंपाउंड होना है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है, अगर आप देखो तो एन जो है 4, 3, 2, 1 एंड 0 लिखे हैं। जैसे कि मैंने नीचे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मैं 4, 3, 2, 1 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इतने सालों के लिए ही इनकी कंपाउंडिंग होनी है। मैंने ये चीज़ आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी एक्सप्लेन की थी कि जब आप मिक्स स्ट्रीम की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आपका एन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये समझानी थी। सेकंड वाली जो चीज़ मैंने यहाँ पर सामने लिखी हुई है वो आई है एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये 60-60 बताने की ज़रूरत है अब कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, ये आपकी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है। मैं सिर्फ बॉन्ड ए के लिए कर रही हूँ, बॉन्ड बी के लिए आप खुद कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद मैंने ये लिखा हुआ है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% एन 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 आप ये वाला लोगे। और 10% कहाँ से आया, चूंकि उसने आपकी जो बुक में रिक्वायरमेंट दी हुई है उसमें उसने बताया है कि आपने उसको जो कंपाउंड करना है वो कितने रेट पर करना है, 10% पे। ठीक है, रिक्वायरमेंट में गिवन था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन आप इस तरह से लोगे अमाउंट के। जो पहली वाली अमाउंट है उसका आप कैसे फाइंड करोगे, 1 प्लस आई कितना होगा आपका 0.10 रेज टू पावर 4। आपका फैक्टर जो है उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है ये मैंने मेंशन की है। 3 ईयर्स के लिए लोगे तो ये, 2 के लिए ये, 1 के लिए ये और 0 के लिए ये बनेगी। और आप सिंपल क्या कर सकते हो, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इन सब को, तो आपके जो आंसर्स आएंगे वो ये आएंगे। ठीक है, जिस तरह से हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड सब की वैल्यूज को जमा करके लास्ट पे अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं, उस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी। हमारी वैल्यू कितनी आई है, $1,366.31। मीन्स अगर आप अपना 20,000 सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ए को परचेज करने में यूज करते हो और आपको एक बॉन्ड पर जो है एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स इतनी अमाउंट अक्यूमुलेट होगी, उस केस में जब आप इन $60 को $60 को हर साल विड्रॉ करने के बजाय उसी में एक्यूमुलेट करते जाओगे। ठीक है, वैसे तो आपको पता है ना कि 5वें साल के एंड पे आपको जो है वो 1000 मैच्योरिटी वैल्यू बॉन्ड की रिसीव होनी ही होनी है। लेकिन अगर आप 60 को भी अपने अकाउंट में एक्यूमुलेट करते जाओगे तो फिर आपको इतनी अमाउंट जो है वो रिसीव होगी। बी के लिए आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैंने ए के लिए कैलकुलेट किया था। जब आप बी के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा $1,854.71। ठीक है, इसी के राउंड अबाउट आपकी वैल्यू आएगी बॉन्ड बी के लिए। अगर आप उसकी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट जो कि आई
बन जाता है 140 का, क्योंकि उसका 14% कॉपर इंटरेस्ट रेट है। अगर आप आई जो है उसको निकलवाने की बजाय उसी में एक्यूमुलेट करते जाते हो और सारा जो 20,000 है वो बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करते हो, तो फिर एट द एंड ऑफ ईयर 5 आपको ये वाली अमाउंट जो है वो रिसीव होगी। हमारी रिक्वायरमेंट नंबर डी भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर ई, जिसमें वो कहता है why are the two values calculated in part D different? If Mark were worried that he could earn less than the 12% yield to maturity on the reinvestment interest payment, which of the two bonds would be a better choice? Girls, सब सामने नजर आ रहा है कि आप कौन सा बॉन्ड चूज करोगे। बॉन्ड बी को प्रेफर करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने ये देखा था उसकी वैल्यू जो है आज के दिन में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, हमें उसको पे करने के लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, हम उसको परचेज प्रीमियम पर ही करेंगे। सेलिंग प्राइस उसकी 1072.8 आई थी ना, 08, ये उसकी वैल्यू आई थी। आज हम उसको प्रीमियम पर परचेज कर रहे हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा पर परचेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिस्क कम है, ठीक है। उसको एक तो इंटरेस्ट जो कॉपर इंटरेस्ट रेट है वो भी ज़्यादा मिल रहा है 14%, और दूसरा ये है कि अगर हम उसके बॉन्ड्स भी कम परचेज कर रहे हैं 18.6, और जब हमने एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स कैलकुलेट की थी पार्ट सी में, तो जो बॉन्ड बी था उसकी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कितनी बनी थी? 2604। ऐसा ही है ना। तो हमने इस तरह से देखा था कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बॉन्ड वी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और उसने एक और चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट नंबर ई में पूछी है कि वाई द आर द टू वैल्यूज कैलकुलेटेड इन पार्ट डी डिफरेंट, मतलब बॉन्ड ए और बॉन्ड बी की वैल्यू डिफरेंट क्यों है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। बॉन्ड ए का आपने जब कैलकुलेट किया तो उसका आंसर बना था, अभी हमने देखा था, $1366.31, ठीक है। उसकी वैल्यू इतनी थी एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। अगर हम उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है उनको निकालते नहीं है तो इतनी थी। बॉन्ड बी की इतनी थी। दोनों में डिफरेंस किस वजह से है? रेट ऑफ रिटर्न, जो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को रिसीव होना है। बॉन्ड बी पे ज़्यादा रिसीव होना है, इसलिए उसकी अमाउंट भी ज़्यादा एक्यूमुलेट होगी। बॉन्ड ए में चूंकि कूपन इंटरेस्ट रेट कम रिसीव होना है, इसलिए उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व हो जाएगा।